हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आगे बात करेंगे। यूनिट 14 की बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में मैंने बात की थी आपसे। तो आज हम इसके बारे में मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे डिटेल से। तो मोनोसैकेराइड्स होते क्या हैं? मोनोसैकेराइड्स होते क्या हैं? ठीक है, मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द कार्बन एटम। मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द कार्बन एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप। मोनोसैकेराइड्स कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप्स नोन एज एल्डोज। अब हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखो, मोनोसैकेराइड्स होते क्या हैं? मोनोसैकेराइड्स मैंने पहले भी आपको बताया था। मोनोसैकेराइड्स वो होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप वाले कंपाउंड होते हैं जिनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड होता क्या है? एल्डिहाइड, इससे पहले देखो, एल्डिहाइड होता है आपका जिसमें आपका CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, वो आपका एल्डिहाइड होता है। और कीटोनिक क्या होता है? जिनमें आपका CO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, वो आपका कीटोनिक ग्रुप होता है। और जिसमें एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है, वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो मोनोसैकेराइड्स के बारे में मालूम चल गया आपको। मोनोसैकेराइड्स होते क्या हैं? तो मोनोसैकेराइड्स वो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में मैंने बताया था, जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं। C2 से लेकर कल बात हुई थी, इससे पहले वाले वीडियो में बात हुई थी, जिनमें हम C2 से लेकर C10 तक के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको हम ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में मोर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। अब देखो, पहला मोनोसैकेराइड क्या है? तो मोनोसैकेराइड आर दैट कंपाउंड इन विच एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप आर प्रेजेंट are known as monosaccharide. It cannot be hydrolyzed. That compound are known as monosaccharides. अब मोनोसैकेराइड्स में पहला क्लासिफाइड किस तरह कर सकते हैं? मोनोसैकेराइड्स को हम किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं? तो मोनोसैकेराइड में सबसे पहले आता है आपका ग्लूकोज का फार्मूला आज तक हम पढ़ते ही आए हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और स्ट्रक्चरल फार्मूले में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। CHO आपका क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। CHOH हाइड्रोक्सिल ग्रुप और CH2OH में भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूले में अगर आपको इसको, तो ये देखो, इसमें स्ट्रेट लाइन में सभी कार्बन किसमें है? 6 कार्बन है। 4 कार्बन ये हो गया, 5 और ये 6 कार्बन, मतलब 6 कार्बन इसमें प्रेजेंट है। लेकिन इसकी पहचान किसके द्वारा होती है? इसकी मेन पहचान जो फ्रीली रूप से इसमें CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उसकी वजह से ग्लूकोज की पहचान होती है आपका CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। ये आपका हेक्सोज होता है। CHO ग्रुप आपका एल्डिहाइड और 6 कार्बन है इसमें। अब देखो, ग्लूकोज पाया कहाँ पर जाता है? ग्लूकोज इट इज फाउंड इन नेचुरली फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म। मतलब ये फ्रीली रूप से भी नेचर में पाया जाता है और कंबाइंड फॉर्म में भी ये आपका नेचर में पाया जाता है। जैसे कि हनी में हो गया, हनी में आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। एंड राइप ग्रेप्स में भी हो गया। राइप ग्रेप्स क्या होते हैं? पके हुए जो अंगूर होते हैं उनमें भी आपका ग्लूकोज की मात्रा बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो स्वीट हनी और ग्रेप्स में ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑल 6 कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चैन, के सभी कार्बन आपके स्ट्रेट चैन में होते हैं। 6 के 6 कार्बन आपके इसमें स्ट्रेट चैन में होते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, इससे बाद में हम बात करेंगे आपके इस प्रिपरेशन के बारे में कि ग्लूकोज को हम किस तरह से यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज कैसे बनाया जाता है आपका, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज
सबसे पहले पॉइंट ये है कि ग्लूकोज को हम जैसे अभी तक पढ़ते आए कि सुक्रोज के द्वारा हम इसको बनाते हैं। मतलब जो शुगर होती है, शुगर केन के द्वारा हम ग्लूकोज को आसानी से बना सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, पहला पॉइंट है फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज के द्वारा। सुक्रोज का फार्मूला सभी को मालूम है। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। इसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं शुगर को, तो ये आपका C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है, ये दोनों आपके क्या होते हैं, ये दोनों आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं, लेकिन दोनों के जो फार्मूले होते हैं वो सेम होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मैं आगे भी आपको बताऊंगा, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो पहला प्रिपरेशन आप सुक्रोज के द्वारा करोगे। ये आपका क्या है, यहाँ पर सुक्रोज है, और इसको जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आपका ब्रेक हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरा प्रिपरेशन का मेथड क्या है इसका। तो दूसरा इसका जो प्रिपरेशन का मेथड है वो स्टार्च के द्वारा हम इसको बनाते हैं। किसके द्वारा, स्टार्च के द्वारा हम इसको फॉर्म करते हैं। फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च के द्वारा कैसे, देखो स्टार्च होते क्या है, N मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है, ठीक है, NH2O के साथ में रिएक्ट करवाया। इसमें भी आप H2O लिख दीजिए, क्योंकि ये वाटर जो होता है एसिडिक करके इसको हम क्या करते हैं, वाटर के साथ में रिएक्ट तो करवाते हैं, लेकिन H+ के साथ में क्या, H+ का मतलब है उसको हम एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं, तब जाकर ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक होता है। फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च को भी H2O के साथ में सेम H, इसको भी यहाँ पर वैसे ही रिएक्ट करवाते हैं, और ये भी आपका ग्लूकोज में ही ब्रेक हो जाता है। तो ये C6H12O6 का होल एंड यहाँ पर ये आपका फॉर्म होता है। और इसके लिए टेम्परेचर का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और कितना टेम्परेचर होना चाहिए, इसके लिए जो टेम्परेचर है और 393 है, याद रखना है आपको, 393 केल्विन टेम्परेचर और 2 से 3 atm इसमें प्रेशर होना चाहिए। इतने पर जब स्टार्च को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये आपका किसमें, ग्लूकोज के n पार्टिकल्स में, n का मतलब क्या है यहाँ पर, n का मतलब है स्टार्च में, स्टार्च जो होते हैं पॉलीसैकेराइड्स में आ जाते हैं। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब है जिसमें बहुत सारे आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हाइड्रोलाइज किया जाता है और वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका स्टार्च के द्वारा हम किसको फॉर्म कर रहे हैं, स्टार्च के द्वारा हम ग्लूकोज को यहाँ पर बना रहे हैं। आगे हम बात करेंगे, ये तो आपके हो गए प्रिपरेशन, 2 प्रिपरेशन है आपकी ग्लूकोज की। और तीसरा हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी और किस तरह से हम इनको अलग अलग चीज़ों के साथ पे रिएक्ट करवाते हैं और क्या क्या यहाँ पर फॉर्म होता है। सबसे पहले हम इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ पे रिएक्ट करवाते हैं। देखो इसके सारे जो भी है फार्मूले यहाँ पर,
जो भी केमिकल रिएक्शन है उन केमिकल रिएक्शन में हम इसको स्ट्रक्चरल फार्मूले में राइट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है CHOH का होल 4 और ये आपका CH2OH। इसको जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, किसके साथ में? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है और ये हीट भी किया जा रहा है यहाँ पर। तो एक इसमें ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है एन हेक्सेन में आपका ब्रेक होता है, किसमें? एन हेक्सेन में ब्रेक हो जाता है। और एन हेक्सेन का फार्मूला आपको मालूम है, CH3 स्ट्रेट लाइन में सभी कार्बन आपके अरेंज होने चाहिए, CH3 CH2 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 और ये आपका CH3 है। तो ये आपका एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन फॉर्म कर रहा है। मतलब ग्लूकोज को जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड हीटेड इट फॉर्म एन हेक्सेन। एन हेक्सेन आपका यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज में आप जान लीजिए। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी कि जब ग्लूकोज को गर्म किया जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में, तो ये आपका एन हेक्सेन में ब्रेक हो जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका इसमें कि जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं, अब हाइड्रोक्सिल पहले तो आप इसको राइट कर लीजिए क्योंकि आप सभी में ये चीज़ कॉमन होगी, क्योंकि इसी को हम अलग अलग चीज़ों के साथ में, मेन आपका ग्लूकोज है और ग्लूकोज को हम अलग अलग चीज़ों के साथ में यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं। और रिएक्ट करवाने के बाद में और देखते हैं कि क्या कंपाउंड यहाँ पर आपका फॉर्म हो रहा है। NH2 का मतलब होता है अमाइन और OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल। ये हाइड्रोक्सिल अमाइन क्यों है? ये इसलिए हाइड्रोक्सिल अमाइन है, हाइड्रोक्सिल अमाइन इसलिए है क्योंकि इनमें NH2 है अमाइन और OH है आपका हाइड्रोक्सिल और ये आपका है ग्लूकोज। अब ये क्या चीज़ फॉर्म करेगा? N और H आपके यहाँ पर इसमें जुड़ जाते हैं, N और OH आपका यहाँ पर जुड़ जाते हैं और साइनोहाइड्रिन, ये आपका अमाइन का ही कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पर बनेगा CHCnOH CH2OH का होल 4 CH2OH। और दूसरी रिएक्शन है, ध्यान से देखिए आप, इसमें आपका CnH और OH यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड होगा क्योंकि नाइट्रोजन को 3 से जोड़ना चाहिए और ये आपका कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है। इनमें दो रिएक्शंस हैं, एक रिएक्शन तो आप किए हैं और दूसरी रिएक्शन है कि CH2OH का होल 4 और CH2OH ये आपका जब रिएक्ट करता है HCN के साथ में, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में जब रिएक्ट करता है तो साइनोहाइड्रिन बनाता है। क्या बनाता है? साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो CN और OH इसमें जुड़ जाते हैं, CN और OH आपको जुड़ रहे हैं और ये आपका CH2OH का होल 4 और ये आपका CH2OH। तो ये आपका साइनोहाइड्रिन बना रहा है, साइनोहाइड्रिन। ये एक्जिम है आपका, ये जो पहले बना था ये एक्जिम है और ये आपका साइनोहाइड्रिन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो ये है आपकी केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर ये दो केमिकल रिएक्शन आपकी हो चुकी हैं,
इनमें ग्लूकोज को हम यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड से और यहाँ पर अमाइन के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन में एक्जिम बन रहा है और इसमें साइनोहाइड्रोजन। जब CN और OH दोनों आपके CH के साथ में जुड़ते हैं तो उस केस में आपका साइनोहाइड्रिन बनता है। जबकि NH2OH के साथ में जब रिएक्ट करता है तो CH डबल बॉन्ड N OH CH2OH का होल 4 CH2OH ये आपका एक्जिम बन रहा है और इस केस में आपका साइनोहाइड्रिन बन रहा है। तो दो केमिकल रिएक्शन हो गई। आगे आपका जो हम बताने जा रहे हैं अगली केमिकल रिएक्शन, उसमें हम किस चीज़ के साथ में इसको ग्लूकोज को रिएक्ट करवाएंगे। ग्लूकोनिक एसिड के बारे में बात करेंगे जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। तो तीसरा पॉइंट है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। अब आप पूछोगे ब्रोमीन वाटर क्या होता है। देखिए ब्रोमीन वाटर क्या होता है, देखो ब्रोमीन जो होता है Br2 ये लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है और गैसेस फॉर्म में भी पाया जाता है। दोनों फॉर्म में आपका ब्रोमीन वाटर जो होता है वो ब्रोमीन जो होता है वो दो फॉर्म में आता है, एक तो ब्रोमीन गैस और दूसरा ब्रोमीन वाटर। अब यहाँ पर हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज के बारे में अलग अलग चीज़ों के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा CH CHO CH2OH का होल 4 और CH2OH। अब आपका Br2 के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो कैसे बनाएगा, ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्रोमीन वाटर के साथ में ग्लूकोनिक एसिड बना लेता है। अब ग्लूकोनिक एसिड होता क्या है, देखिए जब आपका COOH आ जाएगा यहाँ पर और सेम एज बाकी चीज़ें आपकी वैसी रहेंगी, CH2OH का होल 4 और CH2OH। तो ये आपका ग्लूकोनिक एसिड होता है। मतलब ग्लूकोज में COOH ग्रुप अगर जुड़ेगा तो ये आपका ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा, ये आपका ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोनिक एसिड के बारे में बात कर ली हमने कि ग्लूकोनिक एसिड आपका क्या होता है। अब आगे हम बात करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। अगली जो रिएक्शन होगी हमारी ग्लूकोज और यहाँ पर आप ग्लूकोनिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड कर दीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जब रिएक्ट करवाएंगे, ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो उस केस में आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनेगा। फार्मूला क्या होगा, CHO आपका वैसे रहेगा और इसमें इफेक्ट अलग दूसरे वाले कार्बन के कंपाउंड में पड़ता है आपका, और इसका फार्मूला हो जाएगा CHO CH3 का होल 4 वैसे ही रहेगा और आगे आपको जो बनेगा लास्ट वाले में CH2O COO CH3। तो देखिए आपके उसी तरह से यहाँ पर पेंटा एसीटेट होगा, ये आपका पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट यहाँ पर फॉर्म होता है। थोड़ा स्ट्रक्चर की आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वैसे है तो आसान। एसिटिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल हम यहाँ पर ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए करते हैं, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट आपका यहाँ पर फॉर्म होता है। अब फोर्थ आपका जो पॉइंट है केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों केसेस में आपके कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होते हैं वो बात करेंगे हम यहाँ पर। तो
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्लूकोनिक एसिड। जब ग्लूकोज को हम ऑक्सीडाइज करते हैं HNO3 के साथ में, तो आपको करना तो आपको ग्लूकोज को ही है, क्योंकि हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करिए HNO3 के साथ में, कि HNO3 एक ये आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर हम इसको ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। किसमें? ग्लूकोनिक एसिड में ये आपका यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये क्या ग्लूकोनिक एसिड में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर ग्लूकोनिक एसिड नहीं होगा, ये आपका ग्लूकोनिक एसिड तो तब होगा जब COOH ए ग्रुप में जुड़ा होगा। यहाँ आपका सैकराइड बन जाएगा। क्या बनेगा? सैकराइड्स बनेगा। ये सैकराइड्स यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने वाली इंटरेस्टिंग है कि जब हम ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड का हम यहाँ पर अगर रिडक्शन करें, या हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करें, दोनों केसेस में आपकी सैकराइड्स यहाँ पर बनेगी। सैकराइड्स कब बनता है? जब दो COOH ग्रुप आपके इसके साथ में जुड़ जाते हैं, तो उस केस में आपका सैकराइड यहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये आपका क्या है? ग्लूकोनिक एसिड। सभी के नेम राइट करना बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोनिक एसिड, ये आपका सैकराइड, और ये आपका ग्लूकोज। देखो एरो लगा हुआ है। एरो आपको बताता है कि आपका ग्लूकोनिक एसिड को जब हम रिडक्शन करते हैं तभी आपका सैकराइड्स बनता है, और जब हम ग्लूकोज को भी हम ऑक्सीडाइज करते हैं तभी आपका ये यहाँ पर सैकराइड्स ही फॉर्म होता है।